नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को, जिसमें हम लेते हैं जायजा डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरों का। साथ ही साथ इस शो में हम जानकारी लेते हैं जॉब ओपनिंग्स की, डिसेबिलिटी सेक्टर में आ रहे नए नए प्रोडक्ट्स की, और सबसे खास हम जायजा लेते हैं DEPWD डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से आ रही फेसबुक पोस्ट का। दोस्तों, प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात को 9 बजे लाइव सुन सकते हैं। इसे लाइव सुनने के लिए बस www.radioudan.com पर जाएं और प्ले बटन दबाकर इसे लाइव सुनें। लेकिन अगर आप ये मिस कर देते हैं तो आप इसे रेडियो उड़ान पर सुन सकते हैं शनिवार दोपहर 4 बजे भी, या फिर इसके तमाम एपिसोड्स आप सुन पाएंगे YouTube पर भी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी, जैसे कि Instagram, Facebook और LinkedIn पर भी। दोस्तों, रेडियो उड़ान की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो इसे जल्द से जल्द फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। हालांकि रेडियो उड़ान को लाइव सुनने का मौका आपको मिल सकता है किसी भी तरह की लाइव वेबकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। बहरहाल वक्त हो चला है प्रोग्राम को शुरू करने का, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सबसे पहले सुनते हैं आज के प्रोग्राम की हेडलाइंस और जानकारी लेते हैं कि आज के एपिसोड में कौन कौन सी खबरें हुई हैं शामिल। केंद्र सरकार पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, जानेंगे मामले के बारे में। रांची DLSA ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए प्रशिक्षण का किया आयोजन। विकलांग कारीगरों को सशक्त बना रही है सोजनी सिलाई। चेन्नई में विकलांगों का जीवन बदल रही है लो फ्लोर बसेस। श्रीलंका 2025 के बजट से विकलांगता का भत्ता बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने MBBS में दाखिले के लिए दिव्यांग उम्मीदवार की याचिका पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को तलब किया। ग्वालियर में खुलेगा अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र। दिव्यांगों के लिए खुल रहा है बुंदेलखंड का पहला समेकित विद्यालय। दिल्ली में हुई अनोखी शादी, दूल्हा दुल्हन ने दिव्यांग लोगों को बांटी व्हीलचेयर। दिल्ली प्राइड मार्च में समावेशिता ने विकलांग समलैंगिकों को भी किया गौरवान्वित। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की खबरों में पहली खबर हम सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में लोक संघ सेवा आयोग यानी UPSC से चयनित एक दृष्टिबाधित उम्मीदवार और एक अन्य दिव्यांग अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने पर गहरी नाराजगी जताई है और केंद्र सरकार से सख्त लहजे में पूछा है कि उसके आदेश की अवहेलना क्यों की गई। अदालत इस बात से नाराज दिखाई दी कि नौकरशाही में तैनात उच्च पदों पर बैठे लोगों ने उसके आदेश को लागू करने में आनाकानी की है। इससे गुस्साए जजेस ने केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय DOPT के सचिव को अवमानना का कारण बताओ नोटिस थमा दिया। जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने केंद्र सरकार की उस अर्जी पर सुनवाई की जिसमें शीर्ष न्यायालय के 8 जुलाई के फैसले के अनुपालन के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने आदेश में पीठ ने कहा है कि हम अपने 8 जुलाई के फैसले का अनुपालन करने के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए 19 दिसंबर तक का समय देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 20 दिसंबर को DOPT के सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे। हम सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं और उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की जाएगी।
कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे पंकज कुमार श्रीवास्तव और 10 अन्य दिव्यांग उम्मीदवारों को नियुक्त करने पर विचार करें, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों की बैकलॉग रिक्तियों के 2008 की मेरिट सूची में पंकज श्रीवास्तव से ऊपर थे। सरकारी लाल फीताशाही से परेशान होकर जस्टिस ओका ने कहा कि हम हर दिन देख रहे हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के साथ केंद्र सरकार द्वारा ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि सरकार आवेदकों को नियुक्त नहीं करना चाहती और उनकी जांच इसलिए करना चाहती है ताकि कुछ कमी ढूंढी जा सके और उसके ऊपर भी उनकी उम्मीदवारी को खारिज किया जा सके। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं रांची से। दोस्तों, रांची की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA की लीगल सर्विस यूनिट ने माने कि विधिक सेवा इकाई ने 2 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया और ये मानसिक रूप से बीमार और बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की विधिक सेवा योजना का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधान न्यायिक आयुक्त दिवाकर पांडे उपस्थित थे। अन्य प्रमुख उपस्थित लोगों में प्रधान न्यायिक आयुक्त फैमिली कोर्ट रांची और अन्य प्रमुख लोग भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कानूनी पेशेवरों और स्वयंसेवकों को मानसिक बीमारियों और बौद्धिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को न्याय और सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना था और साथ ही कल्याणकारी योजनाओं में उनका समावेश सुनिश्चित करना और उनके कानूनी अधिकारों को बनाए रखना भी था। दोस्तों, अब आपको खबर सुनवाते हैं श्रीनगर से। जावेद अहमद शेख की कहानी विश्व की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल की नाजुक सोजनी कढ़ाई से भी ज्यादा जटिल है। वे व्हील चेयर पर सीमित है, लेकिन शारीरिक सीमाओं से मुक्त है। उन्होंने एक पारंपरिक पारिवारिक शिल्प को रहबर शॉल नामक एक मान्यता प्राप्त ब्रांड में बदल दिया है। उनकी सोजनी कढ़ाई की 40 साल की पारिवारिक विरासत है, जो रहबर शॉल ने संभाली है। रहबर शॉल न केवल अपनी समावेशी भर्ती प्रथाओं के लिए, बल्कि सक्षम व्यक्तियों और विकलांग व्यक्ति दोनों को ही प्रशिक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए खड़ी है। जावेद का उद्यम विकलांग कारीगरों के लिए आशा की किरण बन गया है, जो रोजगार, सम्मान और उद्देश्य प्रदान करता है। जावेद कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र में 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मेरे पिता ने इस काम की नींव रखी, जिससे मुझे आगे बढ़ने के लिए एक मंच मिल पाया। वे इस बारे में कहते हुए बताते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र को कैसे बदला है। उनके नेतृत्व में 32 व्यक्तियों, जिनमें से 13 को उनके जैसी शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, को ऐसा घर मिला है जहां उनके कौशल का सम्मान किया जाता है और उनकी क्षमता को उजागर किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 दिसंबर 2024 को विश्व विकलांगता दिवस पर इस प्रेरक 44 वर्षीय उद्यमी को विकलांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन के लिए 25वें राष्ट्रीय केंद्र NCPEDP ने हेलन केलर पुरस्कार से विकलांग लोगों के लिए आदर्श उद्यमी के रूप में सम्मानित किया। दोस्तों, खबर एक बार फिर से सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशक को गुरुवार को सुबह 10 बजे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। ये टिप्पणी तब आई जब कोर्ट ने पाया कि इस मामले में प्रतिवादियों का रवैया जन्म से ही चलने फिरने में अक्षमता और बोलने में अक्षमता से पीड़ित अन्य पिछड़े वर्ग के 20 वर्षीय स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिले से संबंधित मामले में लापरवाही से भरपूर रहा है। याचिकाकर्ता ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 23 सितंबर के फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर रीट याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल द्वारा जारी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG में दाखिले के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई, जिसने उसे मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए अयोग्य बना दिया था।
एसएलपी के अनुसार याचिकाकर्ता ने 5 मई को ओबीसी उम्मीदवार के रूप में नीट यूजी परीक्षा दी थी, जो दिव्यांग होने के कारण 5% क्षैतिज आरक्षण के लिए भी पात्र था। जब 26 अगस्त को परिणाम घोषित किए गए तो याचिकाकर्ता ने 720 अधिकतम अंकों में से 205 अंक प्राप्त किए, जो ओबीसी पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए 143 और 127 के कट ऑफ अंकों से अधिक थी। याचिकाकर्ता ने अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र मांगा तो उसकी लोकोमोटर दिव्यांगता 50% पर निर्धारित थी, जो 40 से 80% की निर्धारित सीमा के भीतर है, जिससे वो मेडिकल शिक्षा के लिए शारीरिक दिव्यांगता कोटे के तहत आरक्षण के लिए पात्र है। लेकिन याचिकाकर्ता को एडमिशन नहीं दी गई और जिसके लिए कोई उचित कारण भी नहीं दिया गया। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं चेन्नई से। चेन्नई शहर में लो फ्लोर बसेस शुरू होने के 4 महीने बाद श्री सतीश कुमार, जो एक व्हीलचेयर उपयोगकर्ता के रूप में अपने अनुभव को बताते हैं, वे कहते हैं कि वे अक्सर शहर भर में यात्रा करते हैं। 25 नवंबर को उन्होंने 4 महीने की यात्रा पूरी की, जिसमें एमटीसी की 55 लो फ्लोर बसेस में उन्होंने यात्रा की, जो विभिन्न गंतव्यों के लिए यात्रा करती हैं। ये यात्राएं उनके काम और सामाजिक गतिविधियों का हिस्सा थी और सबसे बढ़कर व्हील चेयर उपयोगकर्ता के लिए सुलभ यात्रा की खुशी और स्वतंत्रता को दिखाने वाली थी। वे कहते हैं कि जब आपको अपनी व्हील चेयर के साथ ऑटो या कैब में बिठाया जाता है तो ये खुशी का अलग रूप होता है। मुझे बस रैंप में प्रवेश करते और बाहर निकलते समय अपनी मोटराइज्ड व्हील चेयर को पकड़ने के लिए कुछ सहारे की जरूरत होती है, लेकिन बिना किसी उचित प्रशिक्षण के किसी व्यक्ति द्वारा मुझे उठाए जाने से ये कहीं बेहतर है। राजीव राजन, वैष्णवी जयकुमार और अधिवक्ता पुंग खुली और योगेश सहित कई विकलांगता अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 20 वर्षों के संघर्ष के बाद चेन्नई में ये सुलभ लो फ्लोर बसेस सड़कों पर उतरी हैं। राज्य सरकार की समझ के बिना ये वास्तविकता नहीं बन पाती। ये सुलभ बसेस न केवल विकलांग व्यक्तियों को बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को भी शक्ति प्रदान कर रही हैं। उपयोगकर्ता व्हीलचेयर उपयोगकर्ता सतीश आगे बताते हैं कि वे शुरुआती महीने थे जब लो फ्लोर बसेस की सेवा कम थी, उनकी संख्या भी कम थी। पिछले 4 महीनों में एमटीसी के लो फ्लोर बसेस की संख्या में वृद्धि हुई है। एमटीसी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक परिपत्रक के अनुसार 400 से भी अधिक लो फ्लोर बसेस हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी एमटीसी ऐप में दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, मीडिया ने एमटीसी के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर एलबी जॉन वर्गीस के समक्ष ये बात रखी है और ये भी कहा गया है कि लो फ्लोर बसेस के विवरण को नीले रंग से कोडित किया जाए और उस पर LF लिखा हो, क्योंकि इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बनाने में मदद होगी। श्री सतीश कुमार कहते हैं कि मौजूदा लो फ्लोर बसेस में कुछ संशोधनों से दिव्यांगों को और भी लाभ होगा। वे आगे बताते हैं कि शुरुआती महीनों में मुझे कुछ अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। कुछ ड्राइवर्स बस स्टॉप पर रुकते ही नहीं थे। मुझे लगता था कि कुछ लोग व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को ले जाने के लिए रैंप खोलने के लिए अनिच्छुक थे। एमटीसी चालक द्वारा इस तरह के व्यवहार की शिकायत करने के बाद अब स्थिति बेहतर हुई है। लो फ्लोर बसेस को चलाने वाले कई ड्राइवर्स को प्रशिक्षित भी किया गया है। मौजूदा लो फ्लोर बसेस में कुछ संशोधन से दिव्यांगों को और भी अधिक लाभ होगा। चूंकि ये लो फ्लोर बसेस रियर इंजन वाली है, इसलिए इन बसेस में ब्रेकिंग क्षमता अधिक है। जब ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो संभावना है कि खड़े यात्री अपना संतुलन नहीं बना पाए। वर्तमान में पीछे की ओर की सीटें पर्याप्त ऊर्ध्वाधर हैंडल बार से जुड़ी हुई नहीं है। इससे बस के पीछे की ओर की सीढ़ियों पर खड़े लोगों के लिए ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है। वे कहते हैं कि मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है। दोनों ही तरफ दूसरी सीट पर ऊर्ध्वाधर हैंडल बार लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए
1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब आपको खबर सुनवाते हैं ग्वालियर से। ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र देश का दूसरा हीटिंग सिस्टम वाला स्विमिंग पूल तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दिल्ली के बाद देश का दूसरा हीटिंग स्विमिंग पूल होगा। तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से ये खास स्विमिंग पूल इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ तैराकी के खिलाड़ी भीषण ठंड की परवाह किए बिना गुनगुने पानी में तैराकी कर सकेंगे। ये स्विमिंग पूल अब दिव्यांग तैराकों को कड़ाके की ठंड में भी प्रैक्टिस करने और प्रतिस्पर्धाओं में खुलकर मुकाबला करने में रुकावट नहीं बनने देगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 170 करोड़ रुपए की लागत से दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए देश के पहले दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत हुई थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इसका उद्घाटन भी किया। इसके बाद से यहाँ लगातार दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। अब तक इस खेल प्रशिक्षण केंद्र में ओलंपिक स्टैंडर्ड से तैयार स्विमिंग पूल था, लेकिन अब इस स्विमिंग पूल को भी अपग्रेड किया जा रहा है। ग्वालियर के अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर पल्लवी राय ने बताया कि अब प्रशिक्षण केंद्र में बने स्विमिंग पूल में तैराकी के खिलाड़ियों के लिए हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि सर्दी के मौसम में भी स्विमर्स को प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सर्दियों में स्विमिंग पूल का पानी ठंडा हो जाता है और खिलाड़ी ज्यादा समय तक ठंडे पानी में अभ्यास नहीं कर पाते। वहीं हीटिंग सिस्टम लगाने के बाद स्विमिंग पूल का पानी गुनगुना किया जा सकेगा, जिससे खिलाड़ी आराम से प्रैक्टिस कर पाएंगे और टूर्नामेंट्स में भी खिलाड़ियों को मुकाबला करने में सहूलियत रहेगी। दोस्तों, अब आपको खबर सुनवाते हैं कोलंबो, श्रीलंका से। दक्षिण एशियाई द्वीप देश के पहले दृष्टिबाधित संसद सदस्य सुगत वासंथा डिसिल्वा ने घोषणा की है कि श्रीलंकाई सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए भत्ते को मौजूदा 7,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की योजना बना रही है। शुक्रवार को उनका पहला संसदीय भाषण भी हुआ। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि 2025 के बजट में प्रभावी साबित होगी। अगले 5 वर्षों में सरकार का व्यापक लक्ष्य विकलांग समुदाय को सामाजिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें देश के कार्यबल में सक्रिय भागीदार बनाने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना है।
समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार डिसिल्वा ने कहा कि श्रीलंका ने 2016 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की थी। हालांकि लगातार सरकारें इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कानून बनाने में विफल रही हैं। उन्होंने अगले 5 वर्षों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जीवन को आसान बनाने वाले उपकरणों पर काम करने की योजना भी बनाई है। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय भी किए जाएंगे कि विकलांग लोगों की सभी सरकारी भवनों और सार्वजनिक परिवहन तक विशेष पहुंच हो। दोस्तों, अब खबर उत्तर प्रदेश झांसी से। दिव्यांगों के लिए झांसी में बुंदेलखंड का पहला समेकित विद्यालय खुलने जा रहा है। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी। विद्यालय का निर्माण 3 एकड़ के विस्तृत क्षेत्रफल में किया जाएगा। दिव्यांग कल्याण विभाग को इसके लिए जमीन मिल गई है। दिव्यांगों को सुगमता से आम बच्चों की तरह शिक्षा हासिल हो सके, इसके लिए समेकित विद्यालय खुलने जा रहा है। इसमें 600 बच्चों को प्रवेश दिया जा सकेगा। विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में 50 बच्चों को शिक्षा हासिल करने का मौका दिया जाएगा। विद्यालय में उनके रहने और खाने पीने का प्रबंध भी किया जाएगा। इसके लिए विद्यालय परिसर में छात्रावास बनाए जाएंगे। विद्यालय का भवन दिव्यांगों के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्हें पढ़ने के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों को तैनात भी किया जाएगा। साथ ही विशेष उपकरणों की भी यहाँ व्यवस्था की जाएगी। सभी तरह के दिव्यांग विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हासिल कर पाएंगे। इसके लिए नगर निगम की ओर से हंसारी में 3 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया है। दोस्तों, समेकित विद्यालय की स्थापना के लिए नगर निगम में भूमि आवंटन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। इसकी औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही निदेशालय स्तर पर विद्यालय निर्माण की दिशा में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये बुंदेलखंड का पहला 12वीं तक का समेकित विद्यालय होगा। ये जानकारी मीडिया तक पहुंचाई है केपी सिंह, जिला दिव्यांग कल्याणकारी अधिकारी ने। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज में एक शादी समारोह में दिव्यांग लोगों को खास तौर पर बुलाया गया था। ये शादी समारोह दिल्ली के भसीन परिवार में थी, जहां आंचल और विभोर 7 फेरों के बाद परिणय सूत्र में बंध गए। इस शुभ घड़ी के मौके पर दूल्हा दुल्हन ने एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने अपने हाथों से कई दिव्यांग लोगों को व्हील चेयर दिया और उनका आशीर्वाद लिया। आंचल और विभोर की शादी में कई बड़ी हस्तियां भी आई थी। दोस्तों, आजकल शादियों का मौसम चल रहा है और हर तरफ शादियां चल रही हैं। आमतौर पर जहां शादियों वाले परिवारों में लोग खुशियों के बीच झूमते रहते हैं, ऐसे में दिल्ली के भसीन परिवार में एक ऐसी शादी हुई है जिसमें दिव्यांग लोगों को शादी के शुभ मौके पर दूल्हा दुल्हन ने व्हील चेयर देकर अपनी शादी की नई जिंदगी की शुरुआत की, जिसने समाज में एक नई मिसाल स्थापित कर दी। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं दिल्ली प्राइड मार्च से। प्राइड मार्च के स्वयंसेवकों ने 2019 में पहली बार दुभाषियों को शामिल किया था। इस वर्ष विकलांग समलैंगिक लोग बड़ी संख्या में मार्च में शामिल हुए हैं। वर्षों की हिचकिचाहट के बाद ब्योंग अग्रवाल ने पहली बार प्राइड मार्च में भाग लेने का फैसला किया, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी जिसमें कहा गया था कि विकलांग समलैंगिक समुदाय के लिए मार्च को सुलभ और समावेशी बनाने के लिए सांकेतिक भाषा के दुभाषियों की व्यवस्था भी की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये परेड पहली बार दिल्ली में 2008 में हुई थी, लेकिन जन्म से ही सुनने की अक्षमता के साथ पैदा हुए व्योम को दुभाषियों की अनुपस्थिति की वजह से ये रैली अटेंड करने को नहीं मिल पा रही थी। वो अपने समझने और समझाने की भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थता के कारण पहले भी इसमें शामिल होने से हिचकिचाते रहे हैं। प्राइड मार्च के स्वयंसेवकों ने 2019 में पहली बार दुभाषियों को शामिल किया। इसके बाद महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों तक मार्च को बंद कर दिया गया। इस वर्ष विकलांग समलैंगिक लोग बड़ी संख्या में मार्च में शामिल हुए। दिल्ली प्राइड में समावेशिता विकलांग समलैंगिकों को और भी गौरवान्वित करती है।
8 जनवरी की सर्द की दोपहर में 26 वर्षीय व्योम को, जो खुद को उभयलिंगी मानते हैं, ने पहली बार व्यापक समलैंगिक समुदाय के सदस्यों से घिरे हुए मार्च किया और जो कुछ हो रहा था उसे समझने में वे सक्षम रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार दोपहर से ही प्रतिभागी मध्य दिल्ली में बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के पास एकत्रित हुए थे और जल्द ही जंतर मंतर की ओर उन्होंने मार्च शुरू कर दिया। उन्होंने सड़कों को रंगीन बैनर्स, इंद्रधनुषी कलर और चेहरे और यौन अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता की वकालत करने वाले कल्पनाशील तख्तियों से रोशन किया था। व्योम अग्रवाल ने कहा कि हमने हमेशा ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि प्राइड में पहुंच हो। कई वर्षों से हम शारीरिक रूप से विकलांग बुजुर्गों, चोटों या यहाँ तक कि अदृश्य बीमारियों वाले लोगों के लिए ई रिक्शा रखते आ रहे हैं। दिल्ली क्वियर प्राइड के स्वयंसेवकों में से एक, जो स्वयंसेवकों का समूह है जो सालाना मार्च का आयोजन करता है, उन्होंने भी अपनी राय देते हुए कहा कि 2019 से हमने भी ये सुनिश्चित किया है कि DQP के समर्पित स्वयंसेवक हों जो पहुंच संबंधी अनुरोधों को सुनिश्चित करें और साथ ही अगर किसी को प्राइड के दौरान चलने के लिए एस्कॉर्ट या स्वयंसेवक के समर्थन की आवश्यकता हो तो वो विशेष रूप से मुहैया कराया जाए। भारत में विकलांग समलैंगिकों का एक बड़ा समुदाय रहता है। गर्व परेड में विकलांगता को शामिल करने से लोगों को ये देखने में मदद मिलती है कि समलैंगिकता बहुआयामी और अंतर्विरोधी हो सकती है। अग्रवाल ने कहा कि विकलांग लोगों को शामिल करना बहुत जरूरी है और इसे वैकल्पिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है शो में सुनने का हमारा नया नवेला सेक्शन, जिसका नाम है DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट्स सेक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेक्शन के तहत हम पढ़ते हैं DEPWD डिपार्टमेंट की तरफ से लेटेस्ट और ऑथेंटिक फेसबुक पोस्ट्स। तो आइए सुनते हैं आज की पहली पोस्ट के बारे में। डिपार्टमेंट इस पोस्ट में लिखते हैं, समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश ने 26 जिलों में 73,815 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा प्रदान करके समावेशी शिक्षा में एक मानक स्थापित किया है। अभिनव कार्यक्रम, समावेशी डिजिटल उत्सव और सामूहिक समावेशी योग कार्यक्रम, जिन्हें वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में विश्व स्तर पर मान्यता मिली है। युवा दिमागों को सशक्त बनाने के लिए सुलभ स्टेम शिक्षा की पहल, सभी के लिए समानता, सहायक उपकरणों का वितरण, शून्य अस्वीकृति नीति का कार्यान्वयन, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश को दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम UDID एवं दिव्यांग सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, बड़े ही गर्व के साथ डिपार्टमेंट ने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है, जिसे डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज पर देखा और सुना जा सकता है। इसी के साथ बढ़े चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। यहाँ पर 5 दिसंबर गुरुवार को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग MSJE के सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी ने इंडियन बोचिया टीम की शानदार सफलता पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। बहरीन में आयोजित विश्व बोचिया चैलेंजर्स 2024 में भारतीय बोचिया टीम के 4 खिलाड़ियों ने पदक जीते। नवंबर में आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में सचिन चमरिया स्वर्ण पदक, पूजा गुप्ता कांस्य पदक, जतिन कुशवाहा कांस्य पदक, अपराजय राज ने कांस्य पदक हासिल किया। इस अवसर पर श्री राजेश अग्रवाल ने पूरी टीम को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है और हमें पूरा विश्वास है कि वे भविष्य में बोचिया में और भी पदक जीतकर देश का सम्मान बढ़ाएंगे। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ डिपार्टमेंट ने साझा की हैं कुछ तस्वीरें, जिसमें डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बोचिया टीम के खिलाड़ियों को भी देखा जा सकता है, जिनके हाथ में पुष्पगुच्छ हैं, गले में मेडल्स पहने हुए हैं और वे बड़े ही गर्व से और खुशी से कैमरा की तरफ पोज करते नजर आते हैं। अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट बड़े ही गर्व से साझा करते हैं श्री अमर जैन की जानकारी।
वे लिखते हैं, मिलिए श्री अमर जैन से, जो 100% दृष्टिबाधित कानूनी पेशेवर है और भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभता, नीतिगत सुधार और वित्तीय समावेशन के लिए अग्रणी है। अपने अथक प्रयासों के माध्यम से उन्होंने ऐसे प्रणालीगत बदलाव किए हैं जिन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को सशक्त बनाया है। विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण और वकालत में उन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिसके लिए श्री अमर जैन को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में 2024 में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट साझा करते हैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा के बारे में जानकारी। मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास के आजीवन समर्थक 34 वर्षों से डॉक्टर संजय कुमार शर्मा ने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन मानसिक बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए समर्पित कर दिया है। खासकर वंचित बुंदेलखंड क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास और स्व वित्त पोषण के माध्यम से वे अमानवीय परिस्थितियों में कैद लोगों को बचाते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें चिकित्सा देखभाल मिले और वे समाज में फिर से शामिल हो जाएं। पुनर्वास से परे वे मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन के खतरों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। सहानुभूति, शिक्षा और अटूट प्रतिबद्धता के साथ जीवन को बदलने का प्रयास करती हैं। उनके असाधारण योगदान के सम्मान में डॉक्टर शर्मा को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अपने अगले पुरस्कार विजेता के बारे में साझा करते हुए डिपार्टमेंट लिखते हैं, सुगम्य भारत अभियान के तहत राजस्थान में सिलंबूर जिला प्रशासन ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी वातावरण बनाने में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। 1000 से भी अधिक सरकारी भवनों को रैंप, लिफ्ट और अन्य सुविधाओं के साथ सुलभ बनाया। घर घर जाकर किए गए व्यापक सर्वेक्षणों ने व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए 5,900 विकलांगता प्रमाण पत्र और 4,400 यूडीआईडी कार्ड्स जारी करने में मदद की। गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न विभागों के सहयोग से समुदाय के भीतर बेहतर पहुंच और जागरूकता को बढ़ावा मिला। पहुंच और समावेश को बढ़ावा देने में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए सलूम्बर जिला प्रशासन को सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, मॉडलिंग और थिएटर आर्ट्स में अग्रणी 100% श्रवण दोष के बावजूद श्री आशुतोष ने मॉडलिंग और नाट्य कला में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। मिस्टर इंडिया प्लस 2021 का प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले और कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद वे सामाजिक समानता और जागरूकता के लिए अपनी वकालत के माध्यम से प्रेरणा देना जारी रखे हुए हैं। कला और संस्कृति में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए श्री आशुतोष को श्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात अगले नेशनल अवार्ड्स विनर के बारे में डिपार्टमेंट लिखते हैं, सुश्री हिमानी बुंदेला एक दूरदर्शी शिक्षिका हैं, जिन्होंने एक जीवन बदल देने वाली दुर्घटना और 80% के दृष्टिदोष को विजय की कहानी में बदल दिया। केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षिका और कौन बनेगा करोड़पति की 1 करोड़ रुपए की विजेता के रूप में उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से लाखों लोगों को प्रेरित किया। आशा परियोजना के माध्यम से वो विशेष जरूरतों वाले बच्चों को सशक्त बनाती है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देती है और प्रभावशाली परामर्श शिविर आयोजित करती है। उनके काम ने अनगिनत लोगों के जीवन को बदल दिया है, जिससे उन्हें 2022 में उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से सर्वश्रेष्ठ रोल मॉडल पुरस्कार जैसे पुरस्कार भी मिले। उनके असाधारण योगदान के लिए सुश्री हिमानी बुंदेला को श्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में 2024 के लिए व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात डॉक्टर सरोज आर्य के बारे में डिपार्टमेंट लिखते हैं, एक प्रतिष्ठित नैदानिक मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए
30 से भी अधिक वर्षों तक काम किया है। सिकंदराबाद स्थित बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान NIEPID में उन्होंने NIEPID भारतीय बुद्धि परीक्षण और ऑटिज्म मूल्यांकन के लिए भारतीय पैमाने जैसे प्रमुख मूल्यांकन उपकरणों के विकास सहित प्रभावशाली पहलों का नेतृत्व किया है। अनुसंधान, मानव संसाधन विकास और सामुदायिक आउटरीच में उनके अमूल्य योगदान ने पूरे भारत में पुनर्वास सेवाओं में क्रांति ला दी है। अपने असाधारण काम के लिए डॉक्टर सरोज आर्य को दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ पुनर्वास पेशेवर की श्रेणी में 2024 के लिए व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इसी के साथ कुछ अन्य विजेताओं के बारे में भी डिपार्टमेंट ने फेसबुक पेज पर अपने गर्व और गौरव से भरे शब्द साझा किए हैं। साथ ही साथ इन सभी विजेताओं के वीडियोस भी फेसबुक पेज पर देखे जा सकते हैं। इसके पश्चात अन्य पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, कुआलालंपुर में आयोजित 10वें एशियाई पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले हमारे भारतीय दल को बधाई। हमारे प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण 55 पदक जीतकर हमारे देश को बहुत गौरवान्वित किया है, जो इन खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने पूरे देश को, खासकर खेलों के प्रति जुनून रखने वाले लोगों को प्रेरित किया है। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट ने सभी खिलाड़ियों की एयरपोर्ट की तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें हर एक खिलाड़ी के गले में जयमाला देखी जा सकती है और उनके चेहरों पर जीत की खुशी साफ झलकती नजर आती है। इसके पश्चात अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, कर्तव्य पर फिर लिखेंगे नया इतिहास। उद्यमिता, कौशल और सृजनात्मकता का संगम 22वां दिव्य कला मेला 12 से 22 दिसंबर तक आइए और दिव्यांगों की प्रतिभा के इस अद्भुत उत्सव का हिस्सा बन जाइए। जी हाँ दोस्तों, होने जा रहा है दिव्य कला मेला, जिसे 100 से भी अधिक दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प, कौशल और उत्पादों से सजाया जाएगा। ये कला मेला हो रहा है 12 दिसंबर से 22 दिसंबर तक, सुबह 11 से रात 9 बजे तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा के निकट कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट, नई दिल्ली में। इस कला मेला की विशेषताएं हैं विभिन्न राज्यों के दिव्यांग शिल्पकार एवं दस्तकारों के स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 6 बजे से और स्वादिष्ट पकवान। दोस्तों, आपको बता दें कि दिव्य कला मेला में प्रवेश निःशुल्क है तथा इसे विजिट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा के निकट कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, नई दिल्ली में जाएं और इसका भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, इसी के साथ आज का DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट सेक्शन यही समाप्त होता है। अगली अपडेट्स के लिए मिलेंगे कम्युनिटी कलर्स के अगले एपिसोड में। तब तक चाहेंगे आपसे इजाजत, लेकिन रुकिए, जाइएगा नहीं, शो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बाकी है। वक्त है कम्युनिटी कलर्स प्रोग्राम पर हेडलाइंस फिर से एक बार सुनने का। केंद्र सरकार पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज, जानेंगे मामले के बारे में। रांची DLSA ने मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए प्रशिक्षण का किया आयोजन। विकलांग कारीगरों को सशक्त बना रही है सोजनी सिलाई। चेन्नई में विकलांगों का जीवन बदल रही है लो फ्लोर बसेस। श्रीलंका 2025 के बजट से विकलांगता का भत्ता बढ़ाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने MBBS में दाखिले के लिए दिव्यांग उम्मीदवार की याचिका पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को तलब किया। ग्वालियर में खुलेगा अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र। दिव्यांगों के लिए खुल रहा है बुंदेलखंड का पहला समेकित विद्यालय। दिल्ली में हुई अनोखी शादी, दूल्हा दुल्हन ने दिव्यांग लोगों को बांटी व्हीलचेयर। दिल्ली प्राइड मार्च में समावेश